हेलो हेलो एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर सुमन दादिज। मैं प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे काश्यप संहिता। एक्चुअली जो इसका इनिशियल ब्रीफिंग पार्ट है वो हम लोग आज नहीं पढ़ रहे हैं। हमने सेलेक्टिवली 2 चैप्टर्स जो है सेलेक्ट किए हैं, जिनमें से जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस आए। इवन लास्ट 5 to 6 ईयर्स में जो है 7 to 8 क्वेश्चंस जो है आए हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप नीचे देख रहे होंगे काश्यप संहिता के नीचे लिखा हुआ है वृद्ध जीविकीय तंत्र। क्योंकि इसका जो दूसरा नाम है वृद्ध जीविकीय तंत्र भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके जो तंत्र करता है वो वृद्ध जीवक नामक आचार्य रहे हैं, इसीलिए जो है इसको वृद्ध जीवक के तंत्र भी कहा जाता है। अब आप सभी लोगों को ये पता है कि काश्यप संहिता किससे रिलेटेड है? मेनली जो है बाल रोग से रिलेटेड है। बाल रोग विषय ग्रंथ है ये। तो जो है बच्चों से रिलेटेड ही इसमें जो है मैक्सिमम चैप्टर मिलते हैं। हम जो आज देखेंगे वो देखेंगे सूत्रस्थान। सूत्रस्थान के भी सिलेक्टिव 2 चैप्टर देखेंगे। ठीक है। पहला ही चैप्टर आप देखेंगे 19 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, क्षीरोत उत्पत्ति अध्याय। बेसिकली जो काश्यप संहिता है वो खंडित है, यानी प्रॉपर कंप्लीट संहिता नहीं मिलती है। जो सूत्र स्थान का स्टार्टिंग भी होता है वो भी 18 चैप्टर से स्टार्ट होता है, और जो सेकेंड चैप्टर हमें मिलता है वो है 19 चैप्टर जो है क्षीरोत उत्पत्ति अध्याय। कंप्लीट चैप्टर इसके नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए हम जो मिल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला ही क्या है? क्षीरोत्पत्ति है, यानी जो भी क्षीर से रिलेटेड है कि क्या शुद्ध स्तन्य के लक्षण है, दूषित स्तन्य के क्या लक्षण होते हैं, उन सब का बच्चों पे क्या प्रभाव मिलता है, ये सब जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला हेडिंग देखेंगे हम, ग्रहों से दूषित दुग्ध के लक्षण। कि अगर माता का दुग्ध, जो माता दुग्ध पान करवा रही है, उसका दुग्ध अगर कटु तिक्त रस युक्त है, तो क्या मानेंगे कि जो मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो किससे आक्रांत है? शकुनी ग्रह से आक्रांत उसको माना जाएगा। नॉर्मली जो है मिल्क का जो है टेस्ट जो है कटु तिक्त नहीं होता है, लेकिन अगर वो कटु तिक्त मिल रहा है तो उसको हम समझेंगे कि जो मिल्क है वो शकुनी ग्रह से आक्रांत है। डेफिनेटली उसको जो बच्चा पिएगा वो भी टाइम बाद में जो है उसमें भी इसके रिलेटेड सिम्टम्स मिलने लग जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर मिल्क जो है, माता का दुग्ध जो है सन्निपात दोष युक्त है, तो उसको हम समझेंगे कि वो किससे आक्रांत है? स्कंद और षष्ठी ग्रह से आक्रांत उस दुग्ध को माना जाएगा। और अगर माता का दुग्ध मधुर कटु रस युक्त है तो उसको हम मानेंगे कि वो पूतना ग्रह से आक्रांत दुग्ध है। बेसिकली ये है कि शकुनी ग्रह का मीनिंग कि हम ये समझेंगे कि अगर कटु तिक्त रस का दुग्ध मिल रहा है तो कोई ना कोई जो है वहां पे माता का दुग्ध जो है वो इन्फेक्टेड है, और बच्चा जब उसको पिएगा तो उसमें भी जो है उससे रिलेटेड सिम्टम मिलेंगे। अब कैसे याद करेंगे? आप सख्ती करके याद कर सकते हैं कि कटुर तिक्त रस युक्त अगर माता का मिल्क मिल रहा है तो वो शकुनी ग्रह से आक्रांत है। सन्निपातज दोष है तो एस स्कंद और षष्ठी ग्रह से आक्रांत मानेंगे अगर सन्निपातज दोष युक्त है। अब आगे जब आप ग्रह रोग पढ़ेंगे तो एक मिलता है स्कंद ग्रह और एक आता है स्कंद अपस्मार। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्कंद ग्रह है, स्कंद और षष्ठी ग्रह से आक्रांत है। नेक्स्ट है, हम इसको ध्यान में रखेंगे मधु का पूत, मधुर रस और कटु रस युक्त है तो उसको हम मानेंगे कि वो पूतना ग्रह से आक्रांत दुग्ध है। नेक्स्ट है कि अब दूषित दुग्ध है, पहले तो हमने मान लिया है कि दुग्ध का रस कैसा होता है तो कौन से ग्रह से आक्रांत मानेंगे। अब नेक्स्ट है कि दूषित दुग्ध को अगर बच्चा पिएगा तो उस पे क्या इफेक्ट आएगा, उसके शरीर पे क्या प्रभाव हमें दिखेगा। पहला ही है, अगर मधुर रस युक्त है, इसको हम बेसिकली नॉर्मली भी स्तन्य का रस जो है मधुर होता है, तो इसको हम अत्यधिक, अगर अधिक मात्रा में मधुर है तो उसका बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुवीण मूत्रता, यानी वीण मल और मूत्र का जो है वहां पे आधिक्य हो जाएगा। बेसिकली ये रस से रिलेटेड ही सिमिलर ही गुण है, मधुर रस भी क्या करता है इसी तरह का जो है उसका भी फंक्शन सेम ही है कि बहुवीण मूत्रता। नेक्स्ट है कसाई रस युक्त है अगर दुग्ध, तो उससे क्या होगा बच्चे के शरीर पे प्रभाव? मूत्र विड ग्रह, यानी मल और मूत्र का ग्रह हो जाएगा, वो जो है उनका स्तंभन हो जाएगा, रुक जाएंगे वो। कसाई रस कैसा होता है? रुक्ष रस होता है, तो वो अपने गुणों के अकॉर्डिंग ही जो है शरीर पे प्रभाव भी दिखाएगा। जैसे मधुर रस अपने गुणों के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा है कि बहुवीण मूत्रता हो रही है, सेम कसाई रस भी रुक्ष रस होता है, तो वो क्या कर देगा? मल और मूत्र को जो है रोक देगा। नेक्स्ट है, अगर माता का दुग्ध तेल वर्णी है तो उससे जो बालक या बच्चा होगा
उसका शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो बलवान रहेगा। अगर घृतवर्णी दुग्ध है तो उससे वो महाधन या फिर ऐश्वर्यशाली बालक होगा। धूम्रवर्णी दुग्ध है तो उससे बालक जो होगा यशस्वी होगा। और अगर शुद्ध है, यानी कोई भी दोष युक्त नहीं है, शुद्ध स्तन्य है, जिसमें ये पर्टिकुलर कोई एक रस का आधिक्य नहीं है, शुद्ध स्तन्य है, तो उससे जो बालक होगा वो सर्व गुण युक्त बालक होगा। याद कैसे रखेंगे, मधुर और कसाय रस अंडरस्टूड है कि मधुर रस से अति मूत्र होगा, कसाय रस है तो उससे उसका ग्रह हो जाएगा। तेल जनरली हम कोई भी पंचक्रम या कोई भी हम लेते हैं, अभ्यंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लेते हैं, तो वहां पे तेल जनरली हम यूज करते हैं। और अभ्यंग से क्या होते हैं, बलवान होते हैं। तो तेल का जो सीधा संबंध है, या फिर हम देखें कि पहलवान लोग जो होते हैं वो कुश्ती लड़ने से पहले जो है तेल का अपनी बॉडी पे अभ्यंग करते हैं, तो उसका भी उस किससे रिलेशन है, बलवान से रिलेशन है। घृत जनरली हम कैसा बोलते हैं कि महंगी चीज है जनरली, तो उसका हम जो है धन से रिलेशन लेते हैं, उससे याद कर सकते हैं। धूम्रवर्णी यानी धुएं जैसा वर्ण है अगर दुग्ध का, तो उससे बालक कैसा होगा, यशस्वी। इसको कैसे ही ध्यान में रखेंगे, धूम्रवर्णी मतलब धुआं क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है, और यश भी क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है। तो धूम्रवर्णी को हम यशस्वी से लेंगे। और डेफिनेटली शुद्ध को तो याद रखने की भी नीड नहीं है, क्योंकि सर्व गुण युक्त बालक है। ठीक है। नेक्स्ट एक श्लोक की लाइन हमें मिलती है, तस्माद संशोधनम परा नित्यम धात्री प्रशस्यते। हमने ऊपर देख लिया कि दूषित दुग्ध होता है तो बालक पे क्या क्या प्रभाव होता है, डेफिनेटली। अब दूषित दुग्ध को दूर करना है तो धात्री को क्या करना चाहिए, संशोधन करवाना चाहिए। तो ये जो है फिल इन द ब्लैंक टाइप पूछा जा सकता है यहाँ पे, कि तस्माद संशोधनम परा नित्यम धात्री। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दे दे कि क्या कहा गया है। यहाँ पे हो सकता है माता हो, धात्री हो, या फिर प्रजाता हो, सुप्रजा हो, कुछ भी यहाँ पे जो है दे करके पूछा जा सकता है। तस्मात् संशोधनम परा नित्यम धात्री प्रशस्यते, तो ध्यान रखना। और यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे, तस्मात् परा नित्यम धात्री प्रशस्यते। संसमन दे सकते हैं, ठीक है, वमन विरेचन का नाम दे सकते हैं। तो ये इसलिए नित्य संशोधन में लगी हुई धात्री को जो है प्रशस्त बोला गया, ताकि जो उसका दुग्ध है वो दूषित ना रहे। ठीक है। तो ये लाइन बेसिकली ध्यान में रखनी है कि किसके लिए कही गई है, संशोधन के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है, और धात्री के लिए ये बोली गई है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि दूषित स्तन्य है उसका बालक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला तो हमने देख लिया संशोधन करवाना ही है। और अन्य उपाय क्या बोले गए हैं, कि सबसे पहले तो डाइटरी से उसको ठीक करना है, कि पथ्य भोजन खिलाइए, जो भी धात्री है उसका दुग्ध अगर दूषित है तो पथ्य भोजन दीजिए, क्वाथ आदि का पान करवाइए। अगर उससे भी ठीक नहीं होता है तो वमन विरेचन यानी वहां पे संशोधन करवाना है, ताकि उससे जो है दोष का निराहरण हो जाए। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर दूषित स्तन्य है तो वाजीकरण औषधियों से सिद्ध स्नेह का वहां पे सेवन करवाना है धात्री को। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है, लगेगा नहीं कि इसके अंदर कैसे दे सकते हैं इसको। अगर हम समझे, पहला है आहार से सेवन करवाएंगे, दूसरा है औषध देंगे, अगर इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम संशोधन की ओर जाएंगे। और औषध में भी किनका बोला गया है, कि वाजीकरण औषधियों से सिद्ध स्नेह का सेवन करवाएंगे। अगर हम बेसिकली लें कि स्तन्य जो है, वाजीकरण औषधियाँ क्या करेगी, बेसिकली हार्मोनल डिसबैलेंस जो है उसको जो है दूर करेगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोलेक्टिन ऑक्सीटोसिन पे वो वर्क करें, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्तन्य पे वर्क कर सकती है। तो इम्पोर्टेंट है, दूषित स्तन्य शोधन के पॉइंट ऑफ व्यू से वाजीकरण औषधियों का सिद्ध स्नेह भी है, क्षीर भी है, घृत तेल स्नेह में ही आगे है, और उनकी बस्तियां जो होती है उनको क्षीर वर्धक बोला गया है। यह हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि वो हो सकता है कि प्रोलेक्टिन ऑक्सीडेशन पे वर्क करे, उस वजह से जो है क्षीर वर्धक यानी प्रोलेक्टिन पे वर्क कर रही है, या फिर जो है उसके इजेक्शन पे वर्क कर रही है। तो यहाँ बेसिकली इंपॉर्टेंट यह है कि आपको क्या ध्यान में रखना है, कि वाजीकरण औषधियों से सिद्ध स्नेह या फिर क्षीर और बस्तियों का वर्णन जो है दूषित स्तन्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। अब आगे एक लाइन आती है कि शुष्क स्तन्य यानी मिल्क जो है, ब्रेस्ट मिल्क जो है रिड्यूस हो गया, कम हो गया है, तो उस कंडीशन में हो सकता है हमने संशोधन का अतियोग कर दिया, उसके बाद में जो है उसका जो दुग्ध है वो शुष्क हो गया है, मिल्क जो है वो कम हो गया है।
तो हमें वहां पे क्या देना है, क्या मेडिसिन देनी चाहिए? स्तन्य जनन योग देना है। स्तन्य जनन योग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बताया गया है कि वटादी वृक्ष एंड सीरी वृक्षों की छाल का क्वाथ देना है, उसमें यवक्षार मिलाना है और क्षीर पाक करके देन फिर हमें जो है उसको स्तन्य जनन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। कैसे याद रख सकते हैं? वह क्षीर करके याद रख सकते हैं। वैसे वटादी वृक्ष है, यवक्षार है, और किस मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है? क्षीर पाक विधि से जो है उसको पाक करके फिर हमें स्तन्य जनन के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। क्षीर डेफिनेटली याद रह जाएगा। बेसिकली क्या ध्यान में देना है कि यवक क्षार, क्षार कौन सा बोला गया है यहाँ पर? यवक क्षार का वर्णन आया है स्तन्य जनन योग के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि आहार में हम उसको क्या देंगे? अगर किसी का मिल्क जो है कम हो गया है तो आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला गया है? साली चावल देना है, लेकिन सिंपल साली चावल नहीं देना है। दो लवणों का नाम आया है, पाक्य लवण, सोवरचल लवण जिसको बोलते हैं, विड लवण, गुड़ और घृत मिला करके फिर हमें जो है उस लेडी को साली चावल सेवन करवाने हैं। मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऊपर वाला जो बताया गया वटादी वृक्ष का क्वाथ, यवक्षार, क्षीर मिला करके देंगे, और आहार के पॉइंट ऑफ व्यू से साली चावल में पाक्य लवण, विड लवण, गुड़ और घृत मिला करके सेवन करवाएंगे, ताकि जो है उसका जो है मिल्क जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि लवण कौन कौन से कहे गए? बेसिकली हम जब भी ऐसे पॉइंट पे देखते हैं तो हम सोचते हैं कि सेंधव लवण होगा। आप देखेंगे यहाँ पे सेंधव लवण नहीं है, सोवरचल एंड विद लवण की बात की गई है स्तन्य जनन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब है कि दोषित शोधन हमने करवा लिया, तो शोधन काल के दौरान हमें उस लेडी को कैसा आहार देना है, उस धात्री को कैसा आहार देना है? दालों में क्या देंगे? मुद्ग, मसूर, कुलथ देंगे। धान्यों में देंगे षष्टिक साली चावल देंगे, घृत देंगे, और दुग्ध में गोदुग्ध और अजादुग्ध का सेवन करवाएंगे। और लवण के अंदर ये भी ध्यान रखना है अनओद्भिद लवण, यानी कृत्रिम लवण की यहाँ पे जो है बात की गई है। ये डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे जब हम वाग्भट पढ़ेंगे कि अगर दुग्ध नहीं होता है तो बालक को भी कौन सा दुग्ध दिया जाता है? अजादुग्ध सेफ माना गया है। और पथ्य में भी देखें तो गोदुग्ध और अजादुग्ध जो है सेफ होते हैं। घृत है। धान्यों में अगर देखें तो साली षष्टिक चावल जो है बेस्ट माने गए हैं, और मुद की दाल जो है वैसे भी लघु और बेस्ट मानी गई है। ठीक है, तो ये इजी है, लेकिन ध्यान किस पे रखना है? अनओद्भिद लवण कि शोधन काल में जो आहार है उसमें लवण कौन सा आया है? अनोद्भिद आया है। यहाँ पर भी सेंधव लवण नहीं है। और शुष्क स्तन्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्तन्य जनन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लवण आए हैं वो सोवर्चल एंड विड लवण आए हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, अब स्तन्य शोधन हमने करवा लिया है, तो जो शुद्ध क्षीर होगा उसके क्या लक्षण होंगे? हम कैसे पहचानेंगे कि जो है स्तन्य का जो है शोधन प्रॉपर हो गया है, शुद्ध क्षीर है? तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ध्यान में रखनी, इजी है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया? अव्याहत बल अंग आयुर अरोगो वर्धते सुखम, कि सुख पूर्वक अव्याहत रूप से, यानी बिना कोई बाधा के, बिना कोई रुकावट के किसकी वृद्धि हो रही है? बल, अंग, आयु। अगर बल, अंग और आयु अरोग पूर्वक यानी रोग रहित होकर के, अव्याहत रूप से बिना कोई रुकावट के, बिना कोई बाधा के सुख पूर्वक अगर बढ़ रहे हो बालक के, तो वो मान लेते हैं कि उसको जो पान किया वो शुद्ध क्षीर है। और शिशु धात्री अनापत्ति ही, शिशु को भी कोई आपत्ति नहीं हो रही है, कोई कष्ट नहीं हो रहा है। धात्री को भी अगर कोई कष्ट नहीं हो रहा है, जरूरी नहीं है कि शुद्ध क्षीर पान कर रहा है तो ओनली शिशु को ही कोई कष्ट नहीं हो रहा है, उसके शरीर की वृद्धि हो रही है, नहीं। जो धात्री स्तन्य पान करवा रही है उसको भी कोई कष्ट नहीं हो रहा है, तो उसको हम मानेंगे शुद्ध क्षीर से लक्षणम। डेफिनेटली अंडरस्टूड है, क्योंकि शिशु धात्री किससे रिलेटेड होंगे? क्षीर से रिलेटेड ही होंगे, स्तन्य से रिलेटेड ही होंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन बोली गई है, लेकिन इतनी अगर लाइन दे दे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है। हो सकता है आहार के लिए कहा गया है, हो सकता है रसायन के लिए कहा गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, ये क्षीर के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि अव्याहत बल अंग आयुर अरोगो वर्धते सुखम। किसके लिए कहा गया है? शुद्ध क्षीर के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जो बालक है, जो बच्चा है, उसकी बल, अंग, आयु जो है रोग रहित होकर के, बाधा रहित होकर के सुख पूर्वक अगर बढ़ रहे हो,
तो मतलब कि वो शुद्ध क्षीर का पान कर रहा है। डेफिनेटली हमने शुद्ध क्षीर देख लिया। तो अगर अशुद्ध क्षीर का सेवन करेगा तो क्या होगा, बालक में महारोग हो जाएंगे। काश्यप में महारोग के नाम से ही दिया हुआ है, कोई डिजीज उन्होंने उस वहां पे एक्सप्लेन नहीं की है कि इससे क्या हो जाएगा। महारोग मतलब महाव्याधि हो जाएगी। और चिकित्सा वहां पे क्या करेंगे, अगर शुद्ध स्तन्य का सेवन करवाएंगे तो जो महारोग है वो ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली अशुद्ध क्षीर से हुआ है तो अगर निदान परिवर्जन करेंगे तो वो रोग भी जो है वहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है यहाँ का एक पॉइंट काश्यप संहिता का या इस चैप्टर का माने, एक है पीत वज्रा, जिसको हम स्तन केलक भी कहते हैं, उसका दूसरा ही नाम है स्तन केलक। पीत वज्रा अगर हम नाम में ही देखें तो यहाँ पे क्या है, पीत यानी पान कर लिया हो, वज्र यानी जिसने वज्र का पान कर लिया हो, या स्तन केलक देखें तो स्तन में जो कील के समान चुभ रहा हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका नाम पड़ा है। तो दोनों ही नाम ध्यान में रखने हैं कि पीत वज्रा या स्तन केलक। सबसे पहले तो जो पहला ही है कि ये सर्वप्रथम काश्यप संहिता में ही वर्णन किया गया है। काश्यप संहिता में ही डिजीज का जो है एक्सप्लेनेशन आया है, डिजीज का नाम आया है। चरक सुश्रुत वाग्भट में जो है आप लोग नहीं देखते हो। ठीक है। पीत वज्रा का मीनिंग जो धात्री अन्न पान के साथ में वज्र खा लेती है। वज्र का मीनिंग कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, जैसे तृण, कीट, तुसु, केस आदि कुछ भी फॉरेन पार्टिकल अगर खा लेती है तो वो क्या होगा, वज्र जो है उसका पाक नहीं हो पाएगा, अपक्व अवस्था में रखेगा। अपक्व अवस्था में रह करके क्लेद को प्राप्त हो जाएगा, और क्लेद को प्राप्त होकर के रस के साथ में स्तन्यवाह शिराओं में जाकर के स्तनों में विकार उत्पन्न करेगा। किसके साथ में जा रहा है, रस धातु के साथ में। अंडरस्टूड है, क्योंकि रस धातु की ही उपधातु है स्तन्य, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। वज्र जो है अपक्व होगा, क्लेद को प्राप्त होकर के रस के साथ स्तन्य वह सिराओं में जाकर के स्तनों में विकार उत्पन्न करेगा। ये है पीत वज्र। क्या लक्षण मिलेंगे, पहला है ट्रिपल एस, कि कूचियो यानी ब्रेस्ट टिश्यू जो है, ब्रेस्ट टिश्यू में स्तंभ होगा, स्राव होंगे वहां से, और सीरा जालन संतत, चारों ओर जो है सिराओं का जाल दिखाई देगा। जो ब्रेस्ट टिश्यू है वहां पे स्तंभ हो जाएगा, ब्रेस्ट में स्राव होगा वहां से, और सिराओं का जाल दिखाई देगा। कफ उत्क्लेद ज्वर तृष्णा, कफ का उत्क्लेद होगा, वैसे भी क्लेद यहाँ पे हमें मिल ही रहा है। ज्वर जो जनरलाइज सिम्टम है वो मिलेगा। डेफिनेटली ये इन्फेक्शियस कंडीशन है तो वहां पे ज्वर मिलेगा ही। जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो ध्यान रखना है, विड भेदो मूत्र संग्रह है। विड भेदो हम कहेंगे, विड भेदो अतिसार की कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे अतिसार के साथ में जो है मूत्र संग्रह मिल रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अतिसार या मूत्र रेचन नहीं मिल रहा है, अतिसार के साथ में मूत्र का संग्रह मिल रहा है, यानी मूत्र तो रुक जा रहा है जबकि जो है मल का जो है अति मात्रा में रेचन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी समझ में भी नहीं आता है अगर ओनली विड भेदो मूत्र संग्रह दे दे तो हम समझ में नहीं पाएंगे कि स्तन केलक से रिलेटेड ये सिम्टम हो सकता है। पर्टिकुलर अगर जनरलाइज्ड कोई जो है डिजीज आपको मिले तो उस कंडीशन में हम जो है ध्यान रखना है, विड भेदो मूत्र संग्रह स्तन केलक से रिलेटेड है, कि अतिसार मिल रहा है लेकिन मूत्र का संग्रह मिल रहा है। नेक्स्ट है स्तन स्पृष्टुम न शक्यते, कि स्तन का स्पर्श सहन नहीं कर पाना, यानी हाईली टेंडर हो जाएगा वहां का एरिया, टेंडरनेस जो है एक्सेसिव टेंडरनेस रहेगी वहां पे, कि जो है धात्री जो है स्तनों का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाएगी। इसको हम स्तन केलक भी कहते हैं। क्यों, कीलवत कठिनो अंगेसु बाद मानो ही तिष्ठते, कि कील की तरह कठिन होकर के, कौन कठिन होकर के, वज्र जो है कील के समान कठिन होकर के अंगों में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए जो है इसको हम स्तन केलक भी कहते हैं। ठीक है, पहला ही पॉइंट है कि पीत वज्र या स्तन केलक है। सिम्टम्स क्या मिल रहे हैं, स्तंभ, स्राव, सीरा जाल, विड भेदो मूत्र संग्रह, हाईली टेंडर रहेगा वो एरिया, और स्तन केलक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है स्तन केलक में दोषानुसार क्या सिम्टम मिलेंगे। अब पीछे हमने देखा कोई पर्टिकुलर डोज तो बताया नहीं गया, जिस डोज की डोमिनेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सिम्टम्स मिलेंगे। अगर वात का आधिक्य मिल रहा है तो शीघ्र ही जो है स्तन केलक रोग जो है वो बढ़ने लग जाएगा। पित्त का आधिक्य है तो वो जो है शीघ्र पाक हो जाएगा, और पक करके उसमें जो है भेदन होकर के हो सकता है पश्च डिस्चार्ज हो। और कफ का आधिक्य है तो वो जो है लंबे टाइम तक कष्ट देगा।
धात्री को जो है लंबे टाइम तक कष्ट पहुंचाएगा। डेफिनेटली दोषानुसार ही जो है इसके सिम्टम्स बोले गए हैं कि वात हो तो आंसू विवर्धन, जो वात का कॉमन रहता है। पित्त आदि के हो तो पाक होगा शीघ्र, और कफ आदि के हो तो वो लंबे टाइम तक जो है धात्री को कष्ट पहुंचाएगा। जस्ट आपको रीड करना है। इसके जो इम्पोर्टेंट आती है वो आता है चिकित्सा। चिकित्सा से काफी बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कि स्तन केलक की चिकित्सा में क्या करेंगे। प्रथमतः है घृतपान, सबसे पहले लेडी को घृतपान करवाएंगे, जो धात्री है सर्वप्रथम। तो इसका दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले क्या चिकित्सा की जाती है स्तन केलक में, घृतपान। प्रथमतः घृतपान किसके रोग की चिकित्सा के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, स्तन केलक की चिकित्सा में। तो जो फर्स्ट मेजर हमें ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनाना वो है कि सबसे पहले धात्री को हमें घृतपान करवाना है। इससे क्या होगा, जो स्रोतस है वो मृदु हो जाएंगे और वो वज्र जो है वो निकल सकता है वहां से। स्रोतस जो चैनल्स है वो सॉफ्ट होने की वजह से वज्र जो है वहां से निकल जाए। तो यहाँ से असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन मिल सकता है कि स्तन केलक में सर्वप्रथम घृतपान करवाया जाता है। क्यों, स्रोतस मृदु होने के कारण वज्र जो है आसानी से निकल जाता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट जो है, घृतपान करवाने के बाद निर्दोहन करेंगे, जो दुग्ध है उसको निकाल देंगे, निर्दोहन करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो बाहर निकल जाए और बाद में जो है बाकी जो है और इन्फेक्शन कंडीशन जो है ना बढ़े। उसके बाद में मर्दन करेंगे वहां के लोकल एरिया का, और फिर हम धात्री को जो है औषध का पान कराएंगे। निम्न औषध करके जो है आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहले हमने घृतपान करवाया, घी पिलाया धात्री को, देन फिर निर्दोहन किया, मर्दन किया, फिर औषध पान करवाया। औषध पान करवाने के बाद में लोकल एरिया पे शीत सेक करेंगे और प्रलेप लगाएंगे, देन फिर विरेचन देंगे। तो अगर हम प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले घृतपान आया है, देन फिर जो है विरेचन आया है, रेचन करवाएंगे, और फिर हम जो है उसको पथ्य भोजन का सेवन करवाएंगे। सीता सेका प्रलेपाश्च विरेका पथ्य भोजनम, ये हमें श्लोक की लाइन मिलती है कि वहां पे शीत सेक करेंगे, प्रलेप करेंगे, विरेचन देंगे, पथ्य भोजन कराएंगे। अब यहाँ पे प्रोसीजर के नाम पे जो है वमन के साथ आप कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये जो है ऊर्ध्व शरीरगत व्याधि है, तो ये लगेगा कि कहीं वमन ना करवा रहे हो। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे विरेचन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है कि विरेचन हम करवाएंगे, देन फिर पथ्य भोजन करेंगे। और अगर अविदग्ध है यानी पाक नहीं हुआ है तो उसका श्रावण करेंगे, रक्त विश्रावण करेंगे। और अगर पक्व हो गई है तो विदृधि की तरह जो है उसका पाटन कर देंगे, यानी इंसिजन करके उसका ड्रेनेज कर देंगे, पस को जो है बाहर निकाल देंगे। जब तक पाक नहीं हुआ है तो रक्त विश्रावण करेंगे, और पक्व हो गई है तो हम उसका विदृधि की तरह पाटन करके इंसिजन करके ड्रेनेज कर देंगे। तो इन चिकित्सा से भी हमें लगता है कि ये मेनली पित्त डोमिनेटिंग डिजीज है, तो हो सकता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर विरेचन चिकित्सा बोली गई है। सबसे पहले घृतपान बोला गया है क्योंकि पित्त डोमिनेटिंग डिजीज ये हमें लग रही है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आंसर भी कर सकते हो। सबसे पहले घृतपान, प्रोसीजर के अंदर देखे तो विरेचन, और अगर पाक नहीं हुआ अविदग्ध है तो श्रावण करेंगे, और अगर पक्व हो गई है तो विदृति की तरह उसको पाटन करके पस को जो है बाहर निकाल देंगे। अब एक लाइन हमें मिलती है, परवित हितभोगी च पराललित तर्पणा परवेश्वरमता धात्रिम उच्यते स्तन केलकात। ये किसके संदर्भ में कही गई है, स्तन केलक के संदर्भ में। जस्ट रीड करना है आपको कि परवद हितभोगी, कि जो धात्री दूसरे के यहाँ पथ्य भोजन करती है, पराललित तर्पणा दूसरे के यहाँ जिसका पोषण और तर्पण होता है, पर वेश्म मरता धात्रिम उच्यते स्तन केलकात, और जो दूसरे के घर में रहती है तो वह स्तन केलक रोग से मुक्त हो जाती है। डेफिनेटली जो वज्र का सेवन है किसके साथ में किया है, आहार के साथ में किया है। तो जो धात्री अगर सेम ही माता और धात्री जो है एक ही जगह रह रही है, और अगर धात्री दूसरी जगह से आहार का सेवन करेगी, डेफिनेटली तो वज्र जाने के चांसेस उसके शरीर में कम होंगे। तो जिस वजह से जो है उसके स्तन किलक रोग होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला गया होगा कि जो धात्री दूसरे के यहाँ पथ्य भोजन करती है, दूसरे के यहाँ जिसका पोषण होता है, तर्पण होता है, जो दूसरे के घर में निवास करती है, वो स्तन कलक रोग से मुक्त हो सकती है। यह स्तन किलक के संदर्भ में कहा गया, जस्ट रीड करना है। ठीक है, 19 चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इम्पोर्टेंट था इसमें अगर हम देखें तो स्तन किलक पीत वज्रा जो है काफी इम्पोर्टेंट रखते हैं एरिया।
ठीक है। नेक्स्ट है दंत जन्मिक अध्याय। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं जैसे पहले भी मैंने बताया कि लास्ट अगर 5 to 6 years की बात करें तो सिंगल इन 2 चैप्टर से जो है 7 to 8 क्वेश्चंस जो है आए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली काश्यप संहिता माइनर संहिता है, फिर भी इतना जो है ये वेटेज रखती है। तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि दंत जन्मिक अध्याय भी इंपॉर्टेंस रखता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है दंत संख्या। 32 बोली गई है, अंडरस्टूड है सभी ने। 32 मॉडर्न में भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी 32 बोला गया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आगे हैं 8, इसमें सकृत जात बोले गए हैं कि जो केवल एक बार उत्पन्न होते हैं वो कितने बोले गए और उनको नाम क्या दिया है, सकृत जात। कि 8 ऐसे दांत है जो सकृत जात है और 24 ऐसे दंत है जो द्विज होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। 8 सक्रिय जात स्टेटमेंट टाइप ऑफ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सक्रिय जात 8 होते हैं, द्विज की संख्या जो है 24 होती है। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे डिफर करता है। मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम द्विज की देखें कि जो 2 बार आते हैं, जो डेसिडुअस टीथ होते हैं, उनकी संख्या जो है मॉडर्न में जो है 20 बोली गई है। जबकि यहाँ पे अगर काश्यप आचार्य की बात करें तो डेसिडुअस टीथ जो मिल्क टीथ होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, उनकी संख्या 24 बोली है। जबकि मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से 20 बोला गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। और ये भी कि 8 यहाँ पे सक्रिय जात बोले गए हैं। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन लगेगा मॉडर्न के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे तो। नेक्स्ट है, एक लाइन आती है कि जितने मास में दांतों का निषेचन होता है, यानी जितने मास में दांत जो है बनते हैं उतने ही दिन में स्फुटित या उद्भावित हो जाते हैं। मानते हैं कि कोई बच्चा है जिसके मान लेते हैं कि 7 मंथ तक, यानी जनवरी से अगर स्टार्ट होकर के अगस्त 8 मंथ में जो है दांतों का जो है निषेचन हुआ है, यानी बनने लगे हैं। तो कितने महीनों में, तो उतने ही दिन में वो बाहर आ जाएंगे, स्फुटित हो जाएंगे। यानी 8 दिन में स्फुटित हो जाएंगे। और जितने मास में निकलते हैं, यानी 8 महीनों में अगर निकले हैं तो उतने ही दिन में जो है वो गिर जाते हैं, यानी 8 वर्ष में वो गिर जाते हैं। एक्सप्लेन करती हूँ मैं अगेन कि जितने मास में दांतों का निषेचन होता है बॉडी के अंदर, जैसे कोई बच्चा जन्मा है तो मानते हैं कि उसके अगर 7 मंथ में अगर दांत निकल रहे हैं, यानी 7 महीनों में अगर दांत निकल रहे हैं, यानी 7 महीनों में जो है दांतों का निषेचन हुआ है, तो वो जो है 7 दिन लगेंगे उसको बाहर निकलने के लिए। यानी निषेचन होने के बाद में बाहर विजिबल होने के लिए, मूर्त रूप आने के लिए, बाहर से दिखाई देने के लिए कितने दिन लगेंगे, 7 दिन। और जितने मास में निषेचन हुआ है उतने ही वर्ष में वो गिरकर पुनः स्थायी दंत आ जाएंगे। अगर 7 महीनों में निषेचन है तो 7 वर्ष में गिर करके पुनः स्थायी दंत आ जाएंगे, परमानेंट टीथ आ जाएंगे, यानी मिल्क टीथ जो है गिरेंगे तब। ठीक है, तो जितने मास में निषेचन हो रहा है उतने दिन पतित हो रहा है, और जितने मास में निकल रहे हैं उतने ही वर्ष में जो है पतित होकर के पुनः स्थायी दंत आ रहे हैं। अगर मानते हैं दांतों का निषेचन अगर 4 महीनों में हो रहा है तो दंत स्फुटन या उद्भवन जो है 4 दिन में होगा, और पुनः कितने वर्ष में आ जाएंगे, 4 वर्ष में। ये सेम है, अगर 6 मंथ में दांतों का निषेचन हो रहा है तो 6 दिन में जो है दांतों का स्फुटन होगा, और 6 वर्ष में जो है वो वापिस परमानेंट टीथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये महीनों में निषेचन हो रहा है, दिनों में स्फुटन हो रहा है, और स्थायी दंत दो जो है उसका रिलेशन है वर्ष के साथ में। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान में रखना है कि क्या यहाँ पे बोला गया है कि महीनों में जो है दांत निषेचन हो रहा है, महीनों में निषेचन हो रहा है, दिनों में स्फुटन हो रहा है, और वर्ष में जो है स्थायी दंत आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दंत के प्रकार। ये अगर हम देखें तो दंत के कितने प्रकार बोले गए हैं, 4। ठीक है, ये पोजीशन के अकॉर्डिंग बोले गए हैं कि पोजीशन के आधार पे दंत के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो ये नाम ध्यान में रखना है और इनका क्रम ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी तरह से जो आप देखेंगे कि ये उसी ऑर्डर में जो है प्लेस होते हैं ओरल केविटी के अंदर। तो पहला है राजदंत, दूसरा है
तीसरा है दृष्टा, चौथा है हानव्य। ठीक है, यही सेम आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। और ये राजदंत को हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल इंसिजर जो होते हैं, जो ऊपर के पंक्ति के दो दांत हैं, उनको हम राजदंत बोलते हैं। ठीक है, ऊपर के पंक्ति में जो बीच के दो दांत होते हैं, सेंट्रल इंसिजर जो होते हैं, उनको राजदंत बोला गया। पवित्र होते हैं, और अगर इनका खंड हो गए, अगर टूटे हुए हैं, टूट गए हैं, तो मनुष्य जो है श्राद्ध नहीं कर सकता है। ये बेसिकली उस टाइम की बात है कि पवित्र कार्य होता है श्राद्ध करना भी, और इन दंत को अगर पवित्र बोला गया, अगर ये खंडित हो तो मनुष्य जो है श्राद्ध नहीं कर सकता। तो ऊपर के दो दो दांत है, बीच के जो दांत है, उनको राजदंत बोला गया। इनको अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंसिजर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बस्त, जिनको हम लेटरल इंसिजर बोल सकते हैं। ये भी दो है। ठीक है, राजदंत के पार्श्व में दोनों ओर। ठीक है, एक ये, एक ये। ठीक है, नेक्स्ट है कैनाइंस, दंष्टा जिसको बोल रहे हैं, ये होते हैं बस्त के पार्श्व में जो है, इनको कैनाइन बोलते हैं। दोनों ओर एक एक होते हैं। और लास्ट जो होते हैं हानव्य, जो प्री मोलर एंड मोलर टीथ होते हैं, जो कि 10 होते हैं, हनु प्रदेश में होने वाले, 5 इस साइड 5 उस साइड। ये हम एक रो की बात कर रहे हैं। एक रो में अगर आप देखेंगे तो टोटल जो है 16 होते हैं। दो राजदंत हो गए हैं, दो बस्त हो गए जो राजदंत के दोनों ओर पार्श्व में होते हैं, दो दृष्टा हो गए हैं जो बस्त के पार्श्व में होते हैं, और 10 हानव्य हो गए हैं। तो टोटल जो है ऊपर और नीचे की रो को काउंट करेंगे तो 32 हो जाएंगे। ठीक है, ये नाम ध्यान में रखना है, ऑर्डर इनका ध्यान में रखना है। राजदत्त, बस्त, दृष्टा और हानव्य। राजदंत को सेंट्रल इंसिजर, बस्त लेटरल इंसिजर है, दृष्टा कैनाइंस होते हैं, और हानव्य जो प्री मोलर और मोलर टीथ होते हैं, उनको हम हानव्य बोल रहे हैं। और ऊपर के पंक्ति में कितने होते हैं? वो 10 होते हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, हम अगर ध्यान रखें कि लड़कियों के जो दंत होते हैं वो सुशीर होते हैं, यानी खोखले होते हैं, और मृदु होने से आंसू एंड अल्प बाधा से निकलते हैं, यानी शीघ्र ही निकल जाते हैं। कंपेरेटिव टू अगर हम बॉय की बात करेंगे, तो जो गर्ल्स के होते हैं, बेबी गर्ल के जो दंत होते हैं, वो सुशीर होते हैं, खोखले होते हैं, और मृदु होने के कारण आंसू व अल्पबाधा से निकलते हैं। जबकि लड़कों के जो दंत होते हैं, वो घन और स्थिर होने के कारण देरी से और कष्ट से निकलते हैं। बेसिकली दंत जो होता है वो पितरज भाव होता है। जब हम आप जो है चरक संहिता में गर्भज भावों के बारे में पढ़ेंगे, तब आप पढ़ेंगे कि दंत जो है वो पितरज भाव है। डेफिनेटली जो जो फिर बालकों में जो दंत होंगे वो कॉम्पैक्ट होंगे, इसी वजह से जो है देरी से और कष्ट से निकलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट टाइप ऑफ जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है पुरुषों के दंत जो है चौथे मास में निषिक्त हो जाते हैं। अर्लीस्ट अगर बोलें कि सबसे पहले अगर हम बोलें तो कौन से महीने में आ सकते हैं दांत? चौथे मास में जो है आ सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि जो 8 मंथ में जो दांत निकलते हैं, उनको जो है प्रशस्त बोला गया है। तो सबसे पहले यानी चौथे महीने से पहले तो नहीं निकलेंगे, उनको ना अच्छा बोला गया है। और सबसे पहले अगर निकलते हैं तो चौथे मास में निकल सकते हैं। ठीक है, अब है अशुभ दंत, कि कौन से दंत ऐसे होते हैं जिनको अशुभ दंत बोलेंगे? सदंत जन्म, अगर बच्चा जो है दांतों के साथ ही जन्म ले लिया है तो अशुभ होगा। हीन दंत है, कम है अगर उसमें जो है ओरल कैविटी में दंत, यानी जो बोले गए हैं उससे कम है। अगर द्विज की बात करें तो 24 अगर से कम है, 18 है, 16 है, तो उसको अधिक दंत है। अगर उससे अधिक है तो वो अशुभ माने जाएंगे। सर्वप्रथम ऊपर के दांत निकल रहे हैं तो उनको जो है अशुभ माना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि नीचे के दांत अगर सबसे पहले निकलते हैं तो उनको शुभ बोला गया है, और ऊपर के दांत अगर निकल रहे हैं तो उनको अशुभ माना गया। कराल दंत है, यानी शीश है, इस तरह से जो है बने हुए हैं। दंत विरल है, दूर दूर निकल रहे हैं, ओरल कैविटी में गैप बहुत ज्यादा है। विवर्ण है, यानी जो व्हाइट कलर होना चाहिए वो ना होकर के अलग कलर में जो है दांत निकल रहे हैं। स्फुटित है, अगर जो है इस तरह से टूटे हुए दांत हैं, तो उस वजह से जो है इन सभी को जो है अशुभ दंत बोला गया है। देखकर भी समझ में आ जाता है कि बच्चा अगर दांत के साथ जन्मा है, कम है, अधिक है। ऊपर के दांत अगर पहले निकल रहे हैं, कराल है, यानी एक सरफेस जो है क्लीन नहीं है, इस तरह से जो है बने हुए हैं। दूर दूर दांत निकल रहे हैं, कलर जो है चेंज है, स्फुटित है, तो ये सारे के सारे अशुभ कैटेगरी में आएंगे। इनके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए? मारुति इष्टि यज्ञ का जो है करना चाहिए, मारुति इष्टि यज्ञ करने चाहिए।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि अशुभ दंत के निवारण हेतु आचार्य काश्यप ने कौन से यज्ञ का वर्णन किया है, तो मारुति इष्टि यज्ञ का वर्णन किया है। क्योंकि आगे हम एक और यज्ञ पढ़ेंगे कि अगर अंग कम या अधिक हो रहे हैं तो हमें स्थालीपाक प्रजापति इष्टि यज्ञ का वर्णन मिलता है। ठीक है, अंग अगर कम या अधिक हो रहे हैं तो जो है हमें स्थालीपाक प्रजापति इष्टि यज्ञ का वर्णन मिलता है, जबकि अगर अशुभ दंत है तो उस कंडीशन में मारुति इष्टि यज्ञ का वर्णन मिलता है। इसको हम अंगस्थली याद कर सकते हैं। अंग मतलब जैसे आप देखते हो अंगुलियां अगर 5 की जगह 6 है, या फिर कोई ऑर्गन जो है एक्स्ट्रा है, तो उस कंडीशन में कौन से यज्ञ का वर्णन आया है, स्थालीपाक प्रजापति इष्टि यज्ञ का आया है। और अगर अशुभ दंत है उस कंडीशन में जो है मारुति इष्टि यज्ञ का वर्णन आया है। अब है दंतोत्पत्ति। हमने पहले देखे थे कि दंत की पोजीशन कहाँ पे है, कि राजदंत है जो हमने देखा था कि सेंट्रल इंसिजर है, फिर जो है बस्त है, दंष्टा है, या फिर हानव्य है। अब है दंतोत्पत्ति, ओरिजिन उनका कैसा है, उस आधार पे भी जो है कितने प्रकार बोले गए हैं, 4 ही प्रकार बोले गए। पहले भी हमने देखे थे दंत के 4 हैं। कौन कौन से? सामुद्ग, सामुद दंत यानी एक साथ 2 दांत आ जा रहे, सामुद को हम जनरली इसी तरह लेते हैं। संवृत यानी अंदर की तरफ धसे हुए दांत हो। विवृत यानी बाहर निकले हुए हो दांत, कईयों के होते हैं ना ओरल कैविटी से जो बाहर आ जाते हैं। दंत संपत जो श्रेष्ठ दंत होते हैं। तो सामुद यानी 2 दांत एक साथ आ जा रहे हैं, वो कैसे होते हैं? क्षयी होते हैं। नित्य संपातात यानी दंत क्षय की अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो सदा गिरते रहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है उसको बोला गया सामुद। संवृत अधन्यम मलिष्टम, अशुभ होते हैं और मल युक्त होते हैं, यानी मल उन पे चिपका रहता है, मेले रहते हैं वो, क्योंकि वो अंदर की ओर ऐसे धसे रहते हैं तो डेफिनेटली क्लीन प्रॉपर हो नहीं पाएंगे, तो मलिष्ट रहते हैं और अशुभ उनको माना गया है। विवृत जो दांत बाहर निकले रहते हैं उनके लिए नित्य लाला स्राव होता है। होठों से दंत पूरे ढके नहीं होने के कारण दंतों का विवर्ण हो जाता है और सदैव रोग युक्त होता है, यानी बाहर की साइड निकले रहते हैं, इस वजह से लाला स्राव होगा बच्चे को, और दंत जो है विवर्ण हो जाएंगे और सदैव रोग युक्त रहेंगे। और जो अष्टम मास में उत्पन्न होते हैं दंत उनको जो है श्रेष्ठ दंत बोला गया है। उनमें ये सारी कोई भी जो है डिस्क्वालिटी नहीं होगी जो बताई गई है। ठीक है, तो दंतोत्पत्ति 4 प्रकार की होती है: सामुद, समृद्ध, विवृत और दंत सम्मत। सामुद्र के लिए आया है क्षयी नित्य संपातात, यानी क्षयी अवस्था में होंगे और हमेशा गिरते रहेंगे। संवृत के लिए आया है अधन्यम, अशुभ होंगे, मलिष्ट होंगे, मलयुक्त होंगे। विवृत के लिए आया है लालास्राव होगा, दंत विवर्ण होंगे और सदैव रोग युक्त रहेंगे। और अष्टम मास में जो उत्पन्न होते हैं उनको दंत संपत बोला गया, जो कि श्रेष्ठ दंत है। डेफिनेटली अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि कौन से मास में उत्पन्न दंत को दंत संपत कहा गया है आचार्य काश्यप ने, तो अष्टम मास में उत्पन्न दंत को जो है दंत संपत कहा है। अब अलग अलग हमने देख लिया कि 8वें मास में जो 8वें महीने में दांत आते हैं वो दंत संपत होते हैं, तो उससे पहले जो दांत आएंगे उनके क्या लक्षण होने चाहिए? डेफिनेटली वो दंत संपत तो नहीं है, क्योंकि 8वें महीने से जो भी पहले आएंगे वो रोग रहित होंगे, कुछ ना कुछ उनमें जो है क्वालिटी से लेस रहेंगे वो। तो अगर चतुर्थ मास में दांत आते हैं, हमने पहले ही देखा था कि पुरुषों में जो अर्लीस्ट निषेचन होता है वो 4th मंथ में होता है काश्यप के अनुसार। तो अगर 4th मंथ में दांत आते हैं तो वो कैसे होते हैं? दुर्बल, आशु क्षयी, आमीय बहुल। दुर्बल होंगे, शीघ्र ही उनका क्षय हो जाएंगे और रोग युक्त रहेंगे। कैसे याद करेंगे? आंसू नामक बालक है, उसके 4थे महीने में दांत आते हैं जो कि आमीय बहुल रहते हैं, यानी रोग युक्त रहते हैं। ठीक है, आंसू को 4थे महीने में दांत आते हैं जो रोग युक्त होते हैं। पंचम मास में जो उत्पन्न होंगे शेंदन, हिलने डुलने वाले होंगे। प्रहर्ष युक्त यानी सेंसिटिव टूथ रहेंगे, जैसे बहुत सारे को होती है कि सेंसिटिविटी होती है, तो ये भी है कि प्रहर्ष युक्त होंगे, रोग युक्त होंगे। यहाँ पे सिर्फ आमीय वर्ड आया अगर हम श्लोक की बात करें, और यहाँ पे आमीय बहुल आया। जनरली यहाँ से नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर आमीय बहुल ही दे दिया तो वो ध्यान में रखना है, 4th मंथ के लिए कहा गया है। तो हर्ष नामक बालक है जिसके 5वें महीने में दांत आते हैं, जो कैसे हैं? शेंदन युक्त हैं, हिलने डुलने वाले दांत हैं। 6ठे महीने में कैसे होते हैं? प्रतीप यानी टेढ़े मेढ़े दांत आएंगे। मलग्राही होंगे,
विवर्ण होंगे, कलर जो है उनका चेंज होगा। गुणदंत, कीड़े लगे होंगे उसमें। तो कैसे याद रखेंगे? प्रदीप को दांत आते हैं छठे महीने में, जो कैसे होते हैं? घुमावदार दांत होते हैं। ठीक है, घुमावदार। घुस से घुड़दंत, मल से मलग्राही, वैसे विवर्ण। छठे मंथ में प्रतीप को दांत आते हैं जो कि घुमावदार होते हैं। इस तरह से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से जनरली जो है फ्रिक्वेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ध्यान में रखना है कि चौथे मास में आशु को दांत निकलते जो आम्ल युक्त होते हैं। पंचम में हर्ष को निकलते जो स्यंदन युक्त होते हैं। छठे में प्रदीप भी ध्यान में रख सकते हो आप। ठीक है, प्रदीप को दांत निकलते हैं जो कि घुमावदार होते हैं। घुणयुक्त, मलग्राही और विवर्ण दंत उसके होते हैं। नेक्स्ट है सप्तम मास में। सप्तम मास में जो है दीपक के दांत जो है सप्तम मास में निकलते कैसे होते हैं? स्फोट युक्त, राजीमंत, खंड युक्त, विषम एंड उन्नत। स्फोट पड़े होंगे, द्विपुट, यानी ये आप देख रहे हो कि दो पुट बने हुए हैं। स्पॉट रहेंगे, कोई ना कोई दांतों पे जो है स्पॉट बने होंगे। रेखाएं बनी होगी, खंड युक्त होंगे और विषम होंगे। एक सिमिलर जो है पैटर्न में नहीं रहेंगे, लाइन में नहीं रहेंगे, कुछ छोटे कुछ बड़े रहेंगे। उन्नत, उठे हुए दांत रहेंगे। तो ये कैसे दांतों, कौन से महीनों के दांत के लक्षण है? सप्तम मास में जो उत्पन्न दांत है, दीपक के दांत है जो कि स्फोट युक्त है, राजीमान है, खंड युक्त है, विषम है, उन्नत है। अगर आपको फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का याद है तो सबसे ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक बताए गए वो सप्तम मास के बताए गए हैं। तो जो रेस्ट हैं, क्योंकि आठवें महीने में तो सर्वगुण संपन्न है, उसके कोई ऐसे बताए ही नहीं गए, तो जो और आएंगे वो सप्तम मास के ही हमें करना है कि द्विपुट है, स्फोट युक्त है, राजीमंत है, खंड युक्त है, विषम है और उन्नत है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिक्स्थ मंथ में जो है विवर्ण बताए गए हैं और जो सेवंथ मंथ में है वो विषम दंत बताए गए हैं। ठीक है, और अष्टम मास में जो है सर्वगुण संपन्न युक्त दांत होंगे, जो प्रशस्त दंत भी बोला गया है। अब हमने देख लिया कि आठवें महीने में जो होते हैं प्रशस्त होते हैं। तो अप्रशस्त दंत कौन से होंगे? हीन है, अधिक है, जो हमने अशुभ देखे थे, सिमिलर टू उसी के हैं। अशुभ दंत तो देखे थे, कम है, अधिक है, बहुत ज्यादा सफेद है, काले हैं, अप्रविभक्त है, यानी कोई डिमार्केशन ही नहीं है, एक ही लाइन में इस तरह से बनी हुई है, हम पहचान ही नहीं पा रहे कौन सा राजदंत है, कौन सा बस्त है, दृष्टा है। तो ऐसे दांत होंगे, उनको अप्रशस्त दंत बोला गया है। ठीक है, हीन, अधिक, सित, ये देखकर भी समझ में आ रहा है कि यह प्रशस्त है। अब बोला गया है कि दंतों की उत्पत्ति कौन से धातु जो है उत्तरदायी होती है? तो गर्भावस्था में दंतोलकल में निषिक्त रक्त से जो है दंत उत्पन्न होते हैं। तो काश्यप अनुसार दंत उत्पत्ति में कौन हेतु बोला गया है? रक्त धातु को हेतु बोला गया। जबकि अगर हम वाग्भट की बात करें, अष्टांग संग्रह की बात करें, तो उन्होंने बोला अस्थि मज्जा से दंत की उत्पत्ति होती है। स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और ऐसे अष्टांग, ऐसे अस्थि, आप ध्यान में रख सकते हैं। जबकि काश्यप ने जो है रक्त की बात की है, आप काश्यप में देखें तो कार करके याद रख सकते हैं कि काश्यप ने रक्त का बोला है दंत की उत्पत्ति में, और अष्टांग ने जो है अस्थि मज्जा बोली है दंत उत्पत्ति के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब अष्टांग संग्रह में भी जो है दंत उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ बातें बोली गई जो हम देखते हैं। सबसे पहला तो है ही है कि अस्थि मज्जा से दंत की उत्पत्ति होती है। दूसरा है कि अगर बालक के दांत नहीं आ रहे तो उसमें क्या कारण होता है? वात का पित्त के साथ प्रकोप होना। वात पित्त की वजह से जो है, अगर वात पित्त का प्रकोप हो, उस कारण से जो है बालक में दांत नहीं आते हैं। एक लाइन बोली गई है जो संदर्भ के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। पृष्ठभंगे विडालाना नाम च सिखोदगमे दंतोत्भेदे च बालानाम न ही किंचित न दुष्यते। कि बालकों के दंत भेद के समय में कुछ ऐसा नहीं है शरीर का पार्ट जो कि दूषित नहीं होता है। और उस टाइम में कैसा पेन होता है? जैसे विडाल यानी बिल्ली की जो है पृष्ठभंग हो गई हो, या फिर मोर के जब पंख आ रहे हो तो उस टाइम में उनको जो दर्द होता है, उसी तरह दंतोत्भेद के समय बालकों में भी कोई भी शरीर का ऐसा पार्ट नहीं होता है जो दूषित नहीं होता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अष्टांग संग्रह में दोबारा पढ़ेंगे, इन्होंने भी यही बोला है कि अष्टम मास में जो दंत जन्म होगा वो बालक दीर्घायु होगा, और चतुर्थ मास में जो दंत जन्म होगा वो बालक हीन आयु होगा। काश्यप ने भी सेम ही बोला है कि 8 मंथ में जो है प्रशस्त बोले गए हैं, चौथे महीने में उन्होंने भी
हीन आयु नहीं बोला गया है, बट चौथे महीने में जो है दांतों के जो बोला गया है कि अगर दंत उत्पत्ति होती है तो वो शुभ नहीं होते, डेफिनेटली वहां पे जो है आशु क्षयी बोला है और आम्य बहुल वाली कंडीशन वहां पे रहती है। तो सेम अष्टांग में भी आता है कि अष्टम मास में होगे वो दीर्घायु होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सोल्व करते हैं। आप लोग जो है आंसर दे सकते हैं माइक ऑन करके। पहला ही है ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं आ रहा है। हमने देखा ही था कि घृतपान जो है सबसे पहले हमें घृतपान करवाना है। घृतपान के बाद में क्या बोला गया था? नीम औसत। ठीक है, निर्दोहन मर्दन एंड औसत पान कराएंगे। उसके बाद में है कि विरेचन का सेवन करवाएंगे और पथ्य भोजन करवाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है स्तन केलक है। 2021 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक अव्याहत बलांगो आयुर अवर्धते सुखम शिशु धात्री अनापति लक्षणम। कौन सा ऑप्शन रहेगा सही? सी। ठीक है, शुद्ध क्षीर से। अब यहाँ ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली शिशु धात्री दे दिया, तो शिशु धात्री का अगर हम यहाँ पे चार ऑप्शन देखें तो अगर ये नहीं भी पढ़ा है तब भी हम कर लेंगे कि अरोग्य से वर्धमान से शुद्ध आहार से शिशु धात्री का जनरली संबंध होता है क्षीर के साथ। अगर ये इतनी ही लाइन देते तब हमें जो है ये ध्यान में रखना होता कि क्योंकि अव्याहत बलांगो आयुर अरोगो वर्धते सुखम आहार से रिलेटेड भी हो सकता है, अरोग से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, अरोग तो इसमें आ ही रहा है, आहार यहाँ पे अगर रसायन भी दे देते तो उसके रिलेटेड जो है कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे तो शिशु धात्री दे दे तो अंडरस्टूड है कि शुद्ध क्षीर का लक्षण है ये। नेक्स्ट है कौमार वृत्ति विषय में हानव्य है। बी। भी दंत का एक प्रकार। ठीक है, ई। हमने देखा था राजदंत, बस्त, दंष्टा और हानव्य। ठीक है, तो ये जो है दांत के चार, ये ऑर्डर भी यही ध्यान में रखना है, और हानव्य जो है हमें पता है दंत का एक प्रकार है। नेक्स्ट है प्रशस्त समय क्या बोला गया है? 8 मंथ। 8 मंथ। 8 मंथ। ठीक है, राजदंत है सेंट्रल इंसिजर। सेंट्रल। लेटरल इंसिजर को क्या बोलेंगे? बस्त। बस्त। ठीक है, और दृष्टा है ये प्रीमोलर्स या मोलर्स को हम क्या बोलते हैं? हानव्य। हन। ठीक, अब है ये मैच द कॉलम टाइप ऑफ। ठीक है, चतुर्थ मास में निषिक्त दंत होते हैं तो कैसे होंगे वो? आशुषयी। आशुक्षय। पांचवें महीने के प्रहर्षिणी। प्रश्न। ठीक है, षष्टम मास के घूर्णदंत, और सप्तम मास के द्विपुट होंगे। ठीक है, फोर्थ थर्ड सेकेंड डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आशुक्षय के साथ में चौथे महीने में हमने और क्या पढ़ा था? अन्यम। अमेय बहुल। आम्य बहुला। ठीक है, दुर्बल। ठीक है, प्रहर्षिणी के साथ में पांचवें महीने में शेंदन जो हिलने वाले दंत होगा, और रोग युक्त भी वहां पे भी बोला गया है। सिक्स्थ मंथ में गुण के साथ में हमने घुमावदार करके याद किया था। माँ और वाँ। प्रतीप। नहीं बच्चा, प्रतीप जो है प्रतीप गुणयुक्त मलग्राही, और वैसे हमने क्या याद किया है? ठीक है, और सप्तम मास में द्विपुट के साथ में हमने स्फुटित खंडित विषम। विषम। विषम राजीमल। राजी उन्नत। ठीक है, ये सब आप जो है ये सबसे पहले आप देख ही रहे कितना इंपॉर्टेंट है। मैच द कॉलम टाइप ऑफ जो है यहाँ से जनरली बनता है, पर्टिकुलर एक मंथ का पूछ के बना सकते हैं। सेम ही जो है उसी तरह से जो है 2023 का भी क्वेश्चन है, इसमें अष्टम मास में दे दिया कि अष्टम मास में जो होंगे वो कैसे होंगे? सर्वगुण संपन्न।
अब वैसे तो जिसको एक पता है वो भी आंसर कर सकता है, क्योंकि ए का थर्ड ऑप्शन ओनली सी में ही है। लेकिन हम देख लेते हैं कि 6th मंथ के जो होंगे वो कैसे होंगे, मलग्राही हो जाएंगे। चतुर्थ मास में आशुक्षयी है, आशुक और सप्तम मास में जो है वो राजीमंत। राजिमंत। ठीक है, तो यहाँ से मैच द कॉलम टाइप ऑफ जो है क्वेश्चन बने हुए हैं पहले भी, तो ये जो है यहाँ का इम्पोर्टेंट एरिया है।